नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं द शोबिज। नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का सीजन 1 खत्म होने वाला है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस यूनिवर्स को अच्छी तरीके से जानते हो, मतलब सारी टाइमलाइन क्लियर है, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मरा, किसने किसको मारा, सब कुछ दिमाग में सेट है, तो भाई साहब थोड़ा रुक जाओ। ये घमंड जल्दी ही टूट जाएगा, क्योंकि चीज उतनी सिंपल नहीं है। ये शो बस एक साइड स्टोरी नहीं है जो टाइम पास के लिए बना दिया गया हो। ये एक्चुअली में एक मिसिंग लिंक जैसा है। मतलब जो चीज़ हमने पहले देखी हैं, उनके बीच में जो गैप था, ये उसे ज़रूर फिल करता है। और जब ये चीज़ समझ आती है, तब रियलाइज़ होता है कि टाइमलाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेयर्ड और डेंस है। आज हम सीधा एक शो से दूसरे शो तक जंप नहीं करेंगे। हम प्रॉपर हज़ारों साल पीछे जाएंगे, उस टाइम पर जिसका इफेक्ट हज़ारों साल तक चला था। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, सीधे ओरिजिन से। हम जा रहे हैं लगभग 12,000 साल पीछे, उस टाइम पर जब वेस्टरोस पर इंसान थे ही नहीं। पूरी जमीन चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और जायंट्स की थी। चिल्ड्रन बेसिकली एक मैजिकल रेस थे। ये लोग नेचर से लिटरली कनेक्टेड थे। वियरवुड ट्रीज उनके लिए सिर्फ पेड़ नहीं थे, ओल्ड गॉड से उनका एक डायरेक्ट लिंक थे। इसलिए जब भी हम रेड लीव्स और वाइट ट्रंक वाले ट्रीज देखते हैं, वो कोई रैंडम एस्थेटिक चॉइस नहीं है, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री है। इसके बाद एंट्री होती है फर्स्ट मैन की। ये एसॉस से आए थे, आर्म ऑफ डॉन को क्रॉस करके। और हाँ, इनके पास ब्रॉन्ज वेपन्स थे, मतलब प्रॉपर प्रिपेयर्ड थे। ये यहाँ सेटल होना चाहते थे और इस एरिया को अपना बनाना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इन्होंने वियरवुड ट्रीज को काटना शुरू कर दिया। और अगर आप चिल्ड्रन हो और कोई आपके सीक्रेट कनेक्शन को तोड़ने लगे, तो ऑब्वियसली वॉर तो होगा ही। इसी वजह से चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने अपनी पूरी मैजिकल पावर लगा दी। कहानियां ये भी बताती हैं कि उन्होंने खुद आर्म ऑफ डॉन तोड़ दिया, जिसे आज हम स्टेप स्टोन्स के नाम से जानते हैं। पूरा लैंड मास टूट गया। सोचो कितनी पावर थी उनमें। लेकिन वॉर फाइनली आइल ऑफ फेसेस पर एक पैक्ट के साथ खत्म हुआ। ओपन लैंड फर्स्ट मैन के लिए हो गया और फॉरेस्ट चिल्ड्रन के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि फर्स्ट मैन ने ओल्ड गॉड्स को ही अडॉप्ट कर लिया। इस समय जो फाउंडेशन रखी गई थी, वही आज भी नॉर्थ की कल्चर में दिखती है। स्टार्क लोग जो फॉलो करते हैं, वो सब यहीं से शुरू हुआ था। अब बात करते हैं लॉन्ग नाइट की, ऐसा इवेंट जिसका नाम सुनते ही ठंड लग जाती है। एज ऑफ हीरोज के बाद लगभग आज के टाइम से 8,000 साल पहले आई थी लॉन्ग नाइट। ये नॉर्मल सर्दी नहीं थी, ये वो सर्दी थी जो एक सीजन नहीं, एक जेनरेशन तक चली। लोग पैदा हुए, बड़े हुए और उन्होंने सिर्फ अंधेरा देखा। इसी अंधेरे के साथ आए वाइट वॉकर्स। शो में बताया गया था कि चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने इन्हें फर्स्ट मैन से बचने के लिए बनाया था, एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन। लेकिन ये वेपन कंट्रोल से बाहर चला गया। बुक्स में अभी भी इनका ओरिजिन पूरी तरह क्लियर नहीं है, थोड़ा मिस्टीरियस है। लेकिन थ्रेट इतनी बड़ी थी कि जो लोग पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, उन्हें साथ आना पड़ा। पूरा वेस्टरोस यूनाइट हुआ। यहाँ एक कैरेक्टर मेंशन होता है, द लास्ट हीरो, जिसने इस रेजिस्टेंस को लीड किया। और जब फाइनली ये नाइटमेयर खत्म हुआ, तब ब्रांड द बिल्डर ने वो वॉल बनाई जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखी है। 700 फीट ऊंची वॉल। और इसमें सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं थे, इसमें मैजिक भी डाला गया था। ये कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं था। इसी टाइम नाइट्स वॉच भी एस्टैब्लिश हुई, एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अगर ये थ्रेट कभी वापस आए तो कोई टीम रेडी हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, गेम ऑफ थ्रोन्स में यही थ्रेट 8,000 साल बाद वापस आता है। हिस्ट्री रिपीट होती है। अब आते हैं एंडल्स पर। लगभग 6,000 साल पहले एंट्री होती है एंडल्स की। ये भी एसॉस से आए थे, लेकिन ये फर्स्ट मैन जैसे सिंपल नहीं थे। इनके पास आयरन वेपन्स थे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड थी। और ये फेथ ऑफ द सेवन लेकर आए, एक नया रिलीजन। जब ये साउदर्न वेस्टरोस में घुसे, तो इन्होंने सिर्फ टेरिटरी पर कब्जा नहीं किया, पूरा सिस्टम बदल दिया। नाइटहुड का कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सब एंडल्स की देन है। लेकिन नॉर्थ बच गया। नॉर्थ ने एंडल्स को अंदर घुसने नहीं दिया। वहां फर्स्ट मैन की ब्लड लाइन और ओल्ड गॉड्स का फेथ सरवाइव कर गया। यहीं से नॉर्थ और बाकी वेस्टरोस का डिफरेंस शुरू होता है, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, कल्चर भी। अब बात करते हैं डूम ऑफ विलेरिया की। एसॉस में एक एम्पायर था, विलेरियन फ्रीहोल्ड, जो लगभग 5,000 साल तक सुपर पावर रहा। और उसकी ताकत थी ड्रैगन्स। विलेरियंस ने 14 फ्लेम्स नाम के वॉल्केनिक रीजन में ड्रैगन्स को डिस्कवर किया और उन्हें टेम कर लिया। उनकी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी कि आज भी विलेरियन स्टील को बेस्ट माना जाता है। हर लेजेंडरी स्वॉर्ड के पीछे विलेरिया का हाथ होता है। फिर एक इवेंट आया जिसने इतिहास बदल दिया,
डूम ऑफ विलेरिया। एक ही रात में ज्वालामुखी फट गए, पूरा रीजन तबाह हो गया। किसी को नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर या मैजिक का बैकफायर। लेकिन एक फैमिली बच गई, हाउस टारगेरियन, क्योंकि डेनीज द ड्रीमर ने डूम का सपना देखा था। उसके पिता ने रिस्क लिया और फैमिली को ड्रैगन स्टोन शिफ्ट कर दिया, डूम से 12 साल पहले। अगर वो सपना इग्नोर होता तो आज कोई टारगेरियन जिंदा नहीं होता। अब आते हैं एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट पर। एगॉन टारगेरियन अपनी बहनों विसेनिया और रेनीज और 3 ड्रैगन्स बिलेरियन, वेगार और मिरैक्स के साथ वेस्टेरोस आता है। ईयर 0 AC, आफ्टर कॉन्क्वेस्ट। फील्ड ऑफ फायर में आर्मी जलकर खत्म हो गई। सारे किंग्स ने सरेंडर कर दिया सिवाय डॉर्न के। एगॉन ने आयरन थ्रोन बनवाया दुश्मनों की तलवारों से। किंग्स लैंडिंग स्थापित हुआ। पहली बार वेस्टेरोस टेक्निकली यूनाइटेड हुआ। फिर आता है डांस ऑफ द ड्रैगन्स। विसेरिस 1 ने रेनीरा को वारिस घोषित किया। 129 AC में उसकी मौत के बाद रेल्म 2 हिस्सों में बट गया, ब्लैक्स और ग्रीन्स। ड्रैगन ने ड्रैगन से लड़ाई की। 153 AC में आखिरी ड्रैगन भी मर गया। अब टारगेरियंस के पास ड्रैगन्स नहीं थे, अब उन्हें पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के दम पर रूल करना था। 196 AC में ब्लैकफायर रिबेलियन शुरू हुआ। एगॉन 4th द अनवर्दी ने अपने सारे बास्टर्ड्स को लीगल कर दिया और ब्लैकफायर तलवार अपने बास्टर्ड बेटे डेमन को दे दी। डेमन ब्लैकफायर ने थ्रोन चैलेंज कर दिया। बैटल ऑफ रेड ग्रास फील्ड में वो मारा गया। लेकिन रिबेलियन कई बार हुआ, टारगेरियन फैमिली वीक होती गई। फिर आता है अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स का टाइम, 209 AC। ऊपर से सब स्टेबल दिखता है, लेकिन ब्लैकफायर का थ्रेट अभी भी मौजूद है। ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस आती है, एक बीमारी जिसने वेस्टेरोस को हिला दिया। ड्रैगन्स खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ नाम बचा है। इसी दौर में सर डंकन द टॉल और उसका स्क्वायर एग की कहानी शुरू होती है। फिर लगभग 50 साल बाद आता है ट्रेजेडी ऑफ समर हॉल। ड्रैगन्स वापस लाने की कोशिश, वाइल्ड फायर का इस्तेमाल, रिजल्ट कैटास्ट्रॉफिक। कई रॉयल मेंबर्स मारे गए और उसी दिन पैदा हुआ रेगार टारगेरियन। फिर आता है मैड किंग एरिस 2। डिफाइंस ऑफ डस्किनडेल के बाद वो पूरी तरह पैरानॉइड हो गया। हैरन हॉल के टूर्नामेंट में रेगार और लियाना स्टार्क की कहानी शुरू हुई। ब्रैंडन और रिकार्ड स्टार्क मारे गए। रॉबर्ट्स रिबेलियन शुरू हुआ। बैटल ऑफ द ट्राइडेंट में रॉबर्ट ने रेगार को मारा। जेमी लैनिस्टर ने मैड किंग को मारा और किंग स्लेयर कहलाया। रॉबर्ट थ्रोन पर बैठा। 300 साल की टारगेरियन डायनेस्टी खत्म हो गई। 290 AC में गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू होता है। नॉर्थ में पुराना थ्रेट फिर लौट रहा है। एसोस में डेनेरिस ने ड्रैगन्स हैच कर लिए हैं। 150 साल बाद हिस्ट्री फिर रिपीट हो रही है। तो ये है पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स की कंप्लीट टाइमलाइन, हजारों सालों की जर्नी। जॉर्ज R.R. मार्टिन का जीनियस यही है कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां हर इवेंट का वेट है। और वेस्टेरोस की दुनिया इतनी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है कि हर कोने में एक नई स्टोरी चल रही है। अगर आपको ये टाइमलाइन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल द शोबिज को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी यूनिवर्स से जुड़े और भी ब्रेकडाउन आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।